नमस्कार। आज हम लोग एंशंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास का सेकंड इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे। और कल मैंने बातचीत की थी कि हमें पढ़ना क्या है। किसी भी कोर्स को जो बेटा स्पेशल तरीके से पढ़ते हैं ना, तो पहली चीज़ दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से भी पढ़ लिया। किसी भी चीज़ को जब अच्छी तरह तैयार करें तो ये हमारी पहली जिम्मेवारी है कि मुझे इस तैयारी में क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और जो एक भीड़ तैयारी करती है ना, उससे अलग अगर आप लोगों की इच्छा हुई है मन में कि हम स्पेशल इस कोर्स के लिए काम करें, तो इसका मतलब आप इस कोर्स पे अलग तरीके से, डिटेल्ड तरीके से पढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस पे मेहनत भी करेंगे। सिर्फ पेमेंट दे के कि भैया 250 रुपये तो है, लेके डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा बेटा। वो 250 रुपये नहीं है, वो मेन है कि आपने अपना समय 3 महीने का अब यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये जो फी रखी जाती है बहुत बड़ा अमाउंट तो होता नहीं। 250 रुपये को बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, 500 रुपये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो बस टाइम पास के लिए कोर्सेज लेते हैं, कभी खोल के भी नहीं देखते। तो जो स्टूडेंट मेरी क्लासेस को देखें, मैं उन सबको ये सजेस्ट करूंगी कि बेटा ये रोज़ मौके नहीं मिलते हैं। अगर आपको मौका किस्मत ने दिया है, आपके पास पढ़ने का समय है, आपके पास फीस भरने के पैसे हैं और आपके घर में पढ़ने का माहौल है, तो आप बहुत 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 लकी हैं। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, और पढ़ाई ना बहुत जल्दबाजी में नहीं की जाती है। ऐसा कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि भैया 2 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, नौकरी लग गई। आज आप देखो मैक्सिमम लोग, जो लोग नौकरी तक पहुंचते हैं, उन सब की एक स्ट्रगल की कहानी होती है। तो ये कहानियां 2-4 दिन में थोड़ी ना बनती हैं। ये कहानियां होती हैं कि हमने साल साल भर मेहनत की, 2-2 साल मेहनत की। क्योंकि सरकार, अब तो मैं मानूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कि सरकार जल्दी जल्दी नौकरियों के फॉर्म्स निकाल रही है, ले रही है, भर्ती कर रही है। लेकिन पीछे सरकार बिल्कुल डम्ब, जैसे होता है ना, काम करने का भी उल्टे हाथ से कान पकड़ लिया कि नहीं करना ही नहीं है। लेकिन उस दौरान भी बच्चे स्ट्रगल करते रहे कि आज नहीं तो कल होगा पेपर, कल नहीं तो परसों होगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, लंबे समय तक बैठे रहे। और जिन लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया, आज वो सब नौकरियों में हैं। अब जितने बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पिछले साल में अगर हम देखें, इस साल में भी इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो अच्छी तैयारी कर रहे थे वो निकल गए, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट कर गए। अब जो बच्चे मैदान में हैं तैयारी के, उनमें बहुत ज़्यादा पुराने बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पुरानों को मौके 1.5-2 साल से इतने मिले हैं कि अगर दमदार किसी ने तैयारी कर रखी थी ना, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस में, टीचिंग में या कहीं भी सेट हो गया। अभी पीछे हरियाणा में कितनी दुनिया, कितने सारे टीजीटी पीजीटीज लगे हैं। ऐसे ही आप देखो यूपी में पीछे भर्ती हुए थे कितने सारे अलग अलग चीज़ों में, बिहार में, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज़ में, बहुत सारी भर्तियां टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। हरियाणा में कितनी बड़े लेवल पे भर्ती हुई थी, कभी लाइनमैन की, कभी जो है अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की, बहुत सारी भर्तियां। तो जो बहुत पुराने बच्चे थे ना, वो कंपटीशन से अब अपना हट चुके, वो नौकरियों में सेट हो गए। अब जिन बच्चों के बीच में कंपटीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने बहुत लंबी तैयारी कर रखी हो। तो अब टाइम है अपने ऊपर टाइम देने का, और 1-1.5 साल जम के पढ़ो, ताकि तुम जिस पेपर में बैठो वो 100% पास होने के कगार पर हो। चाहे तुम एसएससी एमटीएस की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, और किसी भी सीजीएल की भी। तो एक तैयारी बेटा, सीजीएल थोड़ा टफ इसलिए होता है क्योंकि आप देखना जितने बच्चे पेपर पास करते हैं, जो जिनके इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, मैक्सिमम लोग ना, अब इसको कुछ लोग बुरा ना माने, लेकिन ये रियलिटी है कि जिनका बैकग्राउंड साइंस का है ना, वो थोड़ा सा फ़ायदे में रहते हैं एसएससी सीजीएल में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जो मैथ्स आता है, अमूमन जिस बच्चे ने सिर्फ 10वीं तक ही मैथ्स गिरते पढ़ते किया था, उसके लिए टफ हो जाता है, उसका लेवल हायर ग्रेड का होता है। लेकिन फिर भी सिर्फ उसके पीछे बैठे ना रहें। बहुत सारे बच्चे बीटेक करके भी एसएससी के सीजीएल की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे बीएससी करके, कंप्यूटर साइंस पढ़ के भी। तो इसलिए ना कंपटीशन थोड़ा सा वहाँ लेवल हाई है, पेपर का सेट उसी तरह से बनाया जाता है। लेकिन अगर देखिए उसके अलावा जिसने 10वीं तक ही, 10th तक ही मुश्किल से गिर पढ़ के पढ़ा था मैथ्स, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो अब एक बार तैयारी जम के करो। उस तैयारी में एक पार्ट जो रोल प्ले करेगा वो हमारा हिस्ट्री करेगा। हम टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले हमने जो कल बातचीत की थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टॉपिक सीधे पढ़ेंगे ना बेटा, फिर वही बात दिमाग पे से ऊपर से जाएगी। कल मैंने आपसे बातचीत की थी कि हमें एंशंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए जब हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो एंशंट हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट होता है जब से इंसान की उत्पत्ति हुई, जिसको हम आदि मानव कहते थे, उसको हम कहते हैं आदि मानव की उत्पत्ति वाला टाइम पीरियड। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। उस टाइम के जो बड़े पत्थर के मिले, कुछ नुकीले हथियार मिले,
मिले, कुछ हमें जो उस टाइम के मानव की कंकाल का, मान लो किसी की खोपड़ी मिल गई, तो हमने आइडिया लगाया कि शायद इंसान ऐसा ऐसा करता होगा, ऐसा ऐसा खाता होगा, क्योंकि बनावट के आधार पर बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की जाती है, शरीर की बनावट के आधार पर, दांतों की बनावट के आधार पर। तो चीज़ें ना बदली हैं। जैसे आदि मानव के दांत आपके और मेरे जैसे थोड़ी ना थे, उसका भोजन क्या था, कच्चा मांस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसी ज़रूरत होती है वैसा शरीर बन जाता है। उसके हाथ पैर डील डॉल बनावट बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसको सर्दी गर्मी से बचना था। उसके पास हमारी तरह कपड़े थोड़ी ना थे गर्मी और सर्दी के, तो इसलिए उस टाइम के इंसान के शरीर पर ज़्यादा बाल होते थे उसके शरीर में, क्योंकि वो कच्ची चीज़ें खाता था। तो अपेंडिक्स, जिसको आज लोग कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द हो गया, कटवा दिया, अपेंडिक्स निकलवाना पड़ा, अपेंडिक्स सब काम आता था, क्योंकि आदमी जानवर की श्रेणी में कुछ भी खा जाता था, तो उसको पचाने के लिए शरीर में अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। तो इस तरीके से ना आदि मानव के टाइम पीरियड की चीज़ों की लिखित जानकारी नहीं है, बस अंदाज़ा है। तो उसका पहला चैप्टर है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें ना क्रैमिंग बेस्ड, जैसे भाई वो पूछ लेंगे कि बताओ आग की खोज किस काल में हुई, या कुत्ते को मानव ने सबसे पहला पालतू जानवर बनाया किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। तो वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगी। वो बेसिकली आपको चीज़ें जैसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझने की नहीं है, लेकिन याद करनी पड़ेंगी, तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे। समझ की जो शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले जिसके ऊपर आपको समझनी है चीज़ें, वो है हड़प्पा से। हड़प्पा एक लंबे समय तक टिके रहने वाले ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से शहरी थे। पहली नगरीकृत क्रांति थी, ये क्रांति थी कि भैया या तो आदि मानव था, या फिर हम देख रहे हैं नगर के नगर बसे हुए थे। तो इसके बारे में डिटेल से फिर हमने तीसरा देखना है, हड़प्पा के बाद जो काल आया जिसे कहा जाता है वैदिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका आज तक हमारे ऊपर प्रभाव है। आप आज भी सुबह ओम भूर्भुवः स्वः अपने घरों में सुन सकते हैं। आप आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग टोना टोटका करते हैं, है ना, गली मोहल्ले नुक्कड़ों पे, तो कुछ ना कुछ इनका संबंध वैदिक काल से तो है। आज भी लोग जो हैं जो पिछड़े इलाके हैं भारत के, वहाँ अगर कोई बिच्छू काट जाए, सांप काट जाए, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो गाँव के लोग, बहुत सारे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में बहुत सारे लोग तो बस जादू टोना टोटका झाड़ फूक करते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। रियलिटी है ये ऐसे ही कहने के लिए नहीं है। वहाँ भूत पिशाच के लिए अभी भी वो आत्माएं और उन सबसे संबंध और इस तरह की चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब वैदिक काल से आ गया था। जो हमारा अथर्ववेद है ना, वो तो पूरी जानकारी इसी बारे में देता है, किस बारे में, जादू टोना पिशाच भूत और मंत्रोच्चारण से जो ये खेती में कीड़े लग गए, इनको सिर्फ मंत्र कह कह के खत्म कर देना। तो इस तरह की सारी चीज़ें वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल, जिसमें बड़े बड़े राजा हुए। महाजनपद काल, इस टाइम पे दो धर्म बहुत ज़्यादा आगे निकले। एक बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने चलाया, उनके बाद ज़्यादा फेमस हुआ, और एक महावीर स्वामी ने फेमस किया। जो थे तो उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर, वो 24वें थे, लेकिन अगर कहें कि भाई आम जन तक पहुंचा दिया तो वो महावीर स्वामी ने, जिनको हम वर्धमान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैन धर्म। ये महा मतलब बड़ा, जन मतलब जनता, पद मतलब पैर, यानी जहाँ ज़्यादा लोग रहते थे, बड़ी जनसंख्या थी, बड़े बड़े राज पाठ थे और महाराजा टाइप के लोग होने लग गए थे, वो महाजनपद काल था। इसके बाद महाजनपदों में से एक की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुई, और वही पहला अखंड भारत का खानदान बना, जिसको आप कहते हैं ये हमारे मौर्य थे, मौर्य काल। अब ध्यान से देखो, अब तक किसी की कास्ट, किसी का नाम नहीं आया था। जैसे हड़प्पा कोई नाम, तो गाँव का नाम था हड़प्पा, तो और जो वो पुराने थे वो तो पाषाण पत्थरों से पहचान है उनकी, उनका कोई काल नहीं है। कह देते हैं पूरा पाषाण यानी पुराने पत्थरों का, मध्य पाषाण मध्य जो पत्थर थे, और फिर नव पाषाण काल नए वाले पत्थर, तो उनकी तो पहचान पत्थरों से है, उनका तो कोई लिखित इतिहास नहीं है। फिर बाद वाले एक जगह, एक गाँव के नाम पर है हड़प्पा। वेद किताबों के नाम पर है काल। इसमें आदमी की इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है आपको। यहाँ देखो, नाम से अंदाजा लगाओ कि कब आदमी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ी। ये जो काल था, इसमें जनता के पैर, तो इसमें कोई एक आदमी थोड़ी ना है। महाजनपद काल। अब तक यहाँ तक के इतिहास में आपने किसी आदमी का, किसी खानदान का, किसी ऐसे खास परिवार का नाम नहीं सुना। ये पहली बार है जब किसी खानदान का नाम लिया जा रहा है। मौर्य कैसे कहते हैं कि जो माँ थी, मूरा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मूरा फीमेल, वैसे तो फीमेल थी, कायदे से तो आदमियों के वंश चलते थे। हड़प्पा में तो मातृ सत्तात्मक था, वैदिक काल से पितृ सत्तात्मक, लेकिन ये पहली बार था जब किसी खानदान का, एक परिवार का नाम चला। इससे पहले इतिहास में किसी परिवार का नाम नहीं है। ये जो उत्पत्ति मैंने लिखा है ना, ये तो सारे के सारे पहचाने ही पत्थरों से जाते हैं। ये पाषाण काल है, पाषाण मतलब प्रस्तर, पत्थर। फिर ये हड़प्पा एक जगह का नाम, अभी बताया मैंने आपको, ये वेदों की किताबों का नाम, ये जनता के पैर जहाँ पड़े, ये है पहली फैमिली जिसका नाम
तुमने हिस्ट्री में पढ़ा कि इनका खानदान चला, इनके खानदान में कोई बड़े बड़े राजा हुए। अगर दो मैं सबसे स्ट्रांग लोगों की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला, और फिर उसका पोता, उसके बेटे के बाद, बेटा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर उसका पोता है अशोक, अशोक का द ग्रेट। तो कितने महान राजा के रूप में हम अशोक का नाम लेते हैं आज भी, और अशोक की पहचान आज तक हमारी इंडियन करेंसी पर है। 200 रुपए के नोट के पीछे जो पिक्चर बनी हुई है सांची का स्तूप, तो किसने बनवाया? अशोक ने। यानी अशोक आज भी हमारे घरों में उन नोटों में एक अस्तित्व है। अशोक का बनवाया ही तो हुआ था सांची का स्तूप, वरना कहाँ से आया? तो ये देखो, ये पहला परिवार, पहला खानदान था हिस्ट्री में जिनके नाम पे हिस्ट्री लिखी गई है, कि इनके नाम से चीजें जानी जाती हैं। इसके बाद जो लोग आए ना, वो उतने ताकतवर नहीं थे जितने ये, तो उनको कहते हैं कि मौर्यों के बाद वाले, तो कह दिया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद का, उत्तर होता है बाद का, मौर्योत्तर काल। इसमें कई सारे वंश आए, लेकिन कोई इतना ताकतवर नहीं था कि उस एक के नाम से इतिहास में कुछ लिखा जाता। तो सिर्फ पहला नाम जो हमें दिखाई दिया एक वंश का, एक परिवार का, एक खानदान का, वो है मौर्य। और मौर्यों में दो मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, दोनों बड़े आदमी, बहुत बड़े। ये मौर्योत्तर काल। धीरे धीरे जैसे एक का एग्जाम्पल लेके ना बाकियों को, एक एग्जांपल देती हूँ। आप देख रहे हैं इस बार के पैरालंपिक्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इंडिया ने, 29 टोटल हमारी पदक तालिका में। बहुत बड़ी बात है बेटा, जिनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जिनके पीछे पैसा भी लगाने को बहुत लोग तैयार थे, जिनको सरकारों ने भी प्रमोट किया, बहुत सारे तरीके से फायदे हुए, वो लोग टोटल मेडल उठा के हम लोग लाए थे 6, जिनमें से कि 5 ब्रॉन्ज थे और 1 सिल्वर, एक भी गोल्ड नहीं। और कितने प्राउड की बात है कि इसी देश में, उसी सरकार, उसी माहौल में, और नीचे बल्कि ज़्यादा खराब चीज़ों में से गुजर के जो लोग गए थे, वो टोटल 29 मेडल उठा लाए। ये बहुत प्राउड की बात है, जिसमें गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं और ब्रॉन्ज भी हैं। इसका मतलब जज्बा तो है लोगों में, और ना एक रोल मॉडल होता है बेटा। जैसे पहली बार किसी आदमी ने, जब वो दिव्यांग होगा और उसने सोचा होगा मैं खेलने जाऊँगा, तो अड़ोस पड़ोस में उसने कहा होगा मैं भी खेलूँगा, लोग हंसे होंगे कि भाई तू भी क्या खेलेगा, टांग तो पूरी है नहीं, हाथ पूरे नहीं है, हाइट पूरी नहीं है, 10 तरह की बातें जैसे लोकल लोग कहते हैं। लेकिन आप देखो आज हम क्या कहें, आज ये हमारे लिए इसको प्राउड कहें या इसको शर्म कहें, कुछ भी कहें, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। कितने प्राउड की बात है कि भारत के दिव्यांग लोग मिलकर हमारा एक तरह से उन्होंने सर ऊंचा कर दिया, कि भारत का राष्ट्रगान वहाँ बजा, और दिव्यांग लोगों ने भारत के झंडे को वो पोजीशन दिलाई जो ठीक ठाक लोग नहीं दिला पाए इस बार। मैं उनकी कमी नहीं बता रही हूँ, कोशिश बहुत अच्छी थी नीरज चोपड़ा की, विनेश की, लेकिन एक चीज़ होती है ना नेट रिजल्ट, तो वो तो जीरो ही है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने एक लिया, हमारा गोल्ड 0 था इस बार। उस हिसाब से देखें तो दिव्यांग भाई बंधुओं ने भारत का नाम सच में ऊंचा कर दिया, और एक शान की बात है, ये पहली बार हुआ है 29 मेडल लाना ओलंपिक्स में। पैरालंपिक्स, बस एक पैरा ही तो शब्द आगे है, तो क्या वो कंपटीशन कम नहीं होता बेटा? क्योंकि जैसे आपकी सुविधाएं, आपका देश, आपकी सरकार है इन लोगों के लिए, उससे सोचो कितनी बढ़िया चाइना की सरकार होगी, कितनी बढ़िया अमेरिका की। तो कंपटीशन तो वही है ना, उन्हीं देशों के साथ है, इसलिए बहुत टफ होता है ये भी, इसको कमजोर ना माने। ठीक है, चलिए, तो मौर्योत्तर काल हुआ, वंश हुआ। अब इसमें चुटपुट से थे, इसके बाद इनसे एग्जाम्पल लेके एक और वंश ने आगे कोशिश की, और उनको लगा जैसे मौर्य भाई बहुत बड़े थे, हम भी बड़े बन सकते हैं। ये दूसरा बड़ा वंश है जिसे कहते हैं गुप्त काल, गुप्त वंश था ये, गुप्त काल। अब अगर ध्यान से देखें तो इनको 5, इसको मौर्योत्तर को भी हम पार्ट में नहीं लिखते हैं, ठीक है वो भी एक पार्ट, ये छठा मान लेते हैं, गुप्त काल। अब गुप्त काल में एक ही खानदान के 5-6 लोगों ने बहुत बढ़िया धमाकेदार काम किया। इसमें श्रीगुप्त का नाम आता है, घटोत्कच का नाम आता है। वो कच्चे वाले काम में 40-40 साल काम कर गए, लेकिन खुल के नहीं कह पाए कि भाई हम तो बहुत बड़े हैं। जो पहला जिसने खुल के कहा कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं महाराजा धीराज हूँ, मतलब मैं राजाओं का भी राजा हूँ, उसका नाम था चंद्रगुप्त। मौर्य मत लगाना बस, कितनी अजीब बात है। देखो मौर्यों का पहला भी फेमस चंद्रगुप्त था और गुप्तों का पहला भी चंद्रगुप्त, लेकिन उसके नाम के आगे चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है, ये सिर्फ चंद्रगुप्त है। तो गुप्तों का खानदान का जो दबदबा बना वो चंद्रगुप्त के बाद। फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त था, बहुत काम किया, उत्तर भारत के ढेर राजा हराए, दक्षिण भारत के ढेर राजा, और फिर उसको अपने चट्टानों पे लिखवा दिया, ताकि कल को इतिहास में हम जैसे लोग जब पढ़े तो हमें पता चले कि अच्छा ऐसे ऐसे महान राजा भी हुए थे। इनके खानदान ने सच में काम किया। और जैसे मौर्यों में तो आप 2 ही नाम मेन लेते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का और एक अशोक का। बिंदुसार का भी नाम है, लेकिन अगर बड़े नाम की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। उसके बाद भी चला, लेकिन कमजोर थे, उतने ताकतवर नहीं थे। यहाँ आप नाम लेना 5-6 नाम आपको लेने पड़ते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का अपने आप में नाम बहुत बड़ा है, फिर उनका बेटा था समुद्रगुप्त, बहुत बड़ा नाम, फिर उनका बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, बहुत बड़ा नाम, फिर कुमार गुप्त था। ऐसे कई गुप्त हैं जिन्होंने काम किया, और लंबे समय तक इन्होंने बहुत बढ़िया काम करके अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। इसीलिए इस पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में इसे बेस्ट टाइम पीरियड या इसे गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। कारण
इससे पहले तो हमें समझ में आता है कि किसी एक आदमी ने तो काम किया नहीं, ठीक है, सब लोगों का कहीं थोड़ा बहुत काम चल रहा था। इन लोगों के टाइम में जो काम हुआ ना, उससे कई ज्यादा काम इन लोगों के टाइम में हुआ। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनके टाइम पे साइंस पे बहुत काम हुआ, मैथ्स पे बहुत काम हुआ, एस्ट्रो पे बहुत काम हुआ। एस्ट्रो का मतलब ये अंतरिक्ष वाला, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी तुमने सुने होंगे ना। एक तो वो होता है जिसमें हाथ की रेखाएं और वो सब नक्षत्र वगैरह, एक होता है जो ब्रह्मांड से जुड़ा। तो इस पे बहुत काम हुआ, लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, और व्याकरण पर, ग्रामर पर बहुत काम हुआ। आप सोचो, ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है। लिटरेचर पे किताबें लिखी जा रही है, साहित्य, दुनिया भर का साहित्य लिखा जा रहा है, और व्याकरण लिखी जा रही है। व्याकरण जिसको आज हम रट्टे मारते हैं, इस टाइम पे वो लिखी गई है। बहुत काम किया है इन लोगों ने व्याकरण पर, और इसके अलावा मैथ्स पर, साइंस पर, और ब्रह्मांड और इन सब पर। तो इसका मतलब बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग थे। अब इतने काबिल लोग पता है कब होते हैं? जब उनको राजा कहे कि तुम फ्री होके काम करो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर किसी आदमी को अपनी दो रोटी की चिंता होगी ना, तो बेटा वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। खोज वो करेगा जिसका परिवार पीछे आराम से सो रहा है। किसी के बच्चे अगर भूख से बिलख रहे हैं और वो आदमी अपनी ज्यामितीय गणना कर रहा है, ज्योमेट्री के फिगर्स बना रहा है, तो क्या वो फ्री होके बना पाएगा? उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उसकी पत्नी गालियां दे रही है, तो कैसे वो फिगर बना लेगा? कैसे वो गणना कर लेगा कि इतने नक्षत्र, ऐसा मूवमेंट धरती का इतने एक्सेस पर? नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब उनको फ्रीडम मिली, उनको काम करने का मौका मिला। किसने दिया? राजा ने। खर्चा राजा ने उठाया। तो ये टाइम गोल्डन टाइम था हर चीज का, आर्किटेक्चर का भी। सुंदर सुंदर मूर्तियां, आर्किटेक्चर, जिसमें कि इस टाइम के मंदिर आज तक भी हमारे देश में विद्यमान हैं। आज भी हमारे यूपी बिहार की बेल्ट के कई मंदिर हैं, एमपी यूपी बिहार की बेल्ट में, जो उस टाइम के बने हुए हैं। कौन से काल के? गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्त काल के। तो सोचो कि कितना अच्छा टाइम था। मौर्यों का टाइम भी अच्छा था, लेकिन मौर्यों में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ मैंने कितनी बातें लिखी, इसलिए कहते हैं ये प्राचीन काल का स्वर्ण काल था, प्राचीन काल का स्वर्ण युग था। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, मैथमेटिशियन। वराह मिहिर का नाम सुना होगा। ये जो बड़े बड़े लोग थे ना, कालिदास जैसे बड़े बड़े लोग, जिन्होंने लिटरेचर पे काम किया, कविताएं लिखी उस टाइम पर, बड़ी बड़ी पता नहीं कितनी महाकाव्य लिखे उस टाइप के लोगों ने, जिनको इतनी आज़ादी मिली। तो ये बेस्ट काल था, गुप्त काल। कई लंबे समय तक, लंबे लंबे टाइम पर राजाओं ने काम किया। इसके बाद किसी ने बड़ा काम नहीं किया, और जो काल आया उसके आगे लिख दिया जाता है गुप्तोत्तर, यानी गुप्त के बाद का काल। जैसे मौर्य थे ना, देखो मौर्यों के बाद आया था मौर्योत्तर, यानी मौर्यों के बाद। इसमें छुटपुट राजा, छुटपुट वंश हुए। जैसे आपने शायद सुने होंगे, मैं एक दो के अगर नाम लूँ तो कर्ण वंश था, सातवाहन था। अगर ये आपने सुने हो नाम, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं ये सब पढ़ाऊंगी, डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो इस तरह के जो छुटपुट छुटपुट वंश है ना, जिन्होंने, किसी ने साउथ की बेल्ट पे काम कर लिया, किसी ने मिड भारत की बेल्ट पे काम कर लिया, किसी ने उत्तर भारत की बेल्ट पर। तो इस तरह के लोगों के वंश फेमस नहीं हुए, बस इनका टाइम पीरियड कि भैया ये मौर्यों के बाद है, मौर्योत्तर हैं। और फिर जैसे ऐसे ही गुप्तों के बाद है तो गुप्तोत्तर कहलाए। ज्यादा ताकतवर नहीं थे ये लोग, इतने नहीं थे कि इनके वंश का नाम लिया जाता। इस गुप्तोत्तर काल में आते आते देश में एक तरह से ना लोगों की नज़रों में आने लग गया कि भाई एक ताकतवर देश है। अब जैसे इन लोगों ने क्या किया, मौर्यों ने, गुप्तों ने खूब पैसा कमाया। किससे? जनता से। जनता से पैसा फ्री में नहीं कमाते बेटा, जनता को पहले सुविधाएं देनी पड़ती हैं। आप खेती वाले किसान से टैक्स लेंगे, आप चाहते हैं उसके घर 100 बोरी हैं तो 33 बोरी मुझे मिल जाए, 33% टैक्स। 33 बोरी वो आपको कब देगा? जब आपने कुछ किया होगा, एज किंग, एज राजा। आपने क्या किया होगा? उसके लिए सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई होंगी, आपने उसके टेरिटरी, जहाँ वो खेती कर रहा है वहाँ की रक्षा की होगी। जब वो अपने गेहूं काट रहा होगा तो उसके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया होगा, कोई रात को उसके घर में चोरी नहीं करता होगा। इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी आपने दी, तो बदले में आपको टैक्स देगा। इसका मतलब गुप्तों ने और मौर्यों ने अपनी जनता को खुश रखा। जनता ने सेफ होके, दिमाग से फ्री होके खूब मेहनत की, उस मेहनत से अच्छी कमाई हुई। उस कमाई का बड़ा हिस्सा किसानों ने भी रखा और एक बड़ा हिस्सा दे दिया अपने राजा को। राजा की कमाई सोचो, सबकी कमाई मिलके कितनी कमाई। तो राजा अमीर बन गया। अमीर बना तो उसने सेना का साइज बढ़ा दिया कि भाई, और अब सेना बड़ी हो गई तो आसपास जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे कब्जे कर लिए, जहाँ कोई नहीं रहता था अब कब्जे कर लिए। तो राजा की प्रॉपर्टी और बढ़ गई, और बढ़ गई तो और खेती करेंगे, और खेती करेंगे, और उसका धन धान्य भरेगा, और धन धान्य आएगा, और अब ये सेना बढ़ा देगा। फिर ऐसे बढ़ते 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 जो लोग कुछ भी नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी, सिंगल एक लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य, अकेला। उनके बाप दादा के पिताजी पहले ही मर चुके थे। कोई ऐसा नहीं कि सेना का मालिक था, कुछ भी नहीं था। सोचो, एक लड़का 14-15 साल का और एक टीचर चाणक्य, और दोनों ने इंडिया में उस जमाने में कहते हैं 6 लाख की सेना खड़ी कर ली थी। एक आदमी, अकेला आदमी, 6 लाख की तो सेना है, प्रजा अलग है, कामकाज अलग है। तो सोचो कितने, और ये मैं अपने आप नहीं कह रही, ऐसा
जैसा हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी शब्दों में लिखा हुआ, विदेशियों ने अपनी किताबों में लिखा है हमारे लिए कि 6 लाख की सेना का मालिक था। एक आदमी अकेला 6 लाख लोगों को, आज के टाइम में आप अपने आप से सोच लीजिए 6 लाख लोगों को जोड़ लेंगे आप अपने साथ, जो आपके लिए युद्ध कर सकते हैं और मर सकते हो। इसका मतलब कुछ तो जज्बा था ना इन लोगों में, तभी इनके नाम इतिहास में लिखे गए हैं। गुप्तोत्तर काल उतना ताकतवर नहीं था जितने गुप्त, और धीरे 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 करके अगर इसकी बात करें तो इसमें एक वर्धन था, हर्षवर्धन। इसने उत्तर भारत में काम किया। इसी के साथ दक्षिण भारत में चोल चेर पांडे, ये शायद आपने सुना हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अब मैं डिटेल से जब पढ़ाऊंगी तो आप इसको जान लेंगे। चोल चेर पांडे ऐसे ही मध्य भारत में राष्ट्रकूट थे, और प्रतिहार, गुर्जर, ये आपके राजस्थान और इस गुजरात की बेल्ट में गुर्जर, ठीक है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुर्जर और पाल, तो इस तरह के वंश, ये छोटे वंश हैं, ये ऐसा नहीं कि पूरे भारत पे राज करे। जैसे हर्षवर्धन मैंने लिख दिया, तो ये कहाँ का, यूपी हरियाणा की बेल्ट का मेन, मतलब उत्तर भारत के एक हिस्से का। अगर मैंने लिखा चोल चेर पांडे तो ये दक्षिण भारत के, केरला के, आज की अगर बात करें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बेल्ट के आसपास के लोग, कर्नाटक के आसपास के। राष्ट्रकूट की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर, कर्नाटक से थोड़ा सा ऊपर हिस्सा। प्रतिहार गुर्जर की बात करें तो ये राजस्थान की बेल्ट हो गई। पाल की बात करें तो बंगाल हो गया। ये एक ताकतवर नहीं है, इन्होंने छोटे 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 हिस्सों में अपना अपना राजपाट किया। हाँ, हर्षवर्धन को थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, इसको उत्तर भारत का कह देते हैं, क्योंकि ये कई सारी बेल्ट पर राजपाट था। पाल जो थे वो मेनली बंगाल में थे। प्रतिहार गुर्जर राजस्थान की बेल्ट में, कुछ हरियाणा का हिस्सा भी। राष्ट्रकूट लगा लो महाराष्ट्र की बेल्ट, एमपी महाराष्ट्र की बेल्ट। चोल चेर पांड्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बेल्ट। हर्षवर्धन था उत्तर भारत का। लेकिन ये कोई भी एक नहीं है जिसके खानदान को हम कहते हैं कि फलां वंश, ठीक है वंश थे इनके, लेकिन ये गुप्तोत्तर काल में पढ़े जाते हैं। और इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के, क्योंकि ये एक नहीं थे, छोटे छोटे हिस्से के मालिक थे, विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आने लगे और धीरे धीरे करके इन सब का खात्मा हो गया, या ये इतने दब गए कि इनके वंश आगे पता ही नहीं चले। और फिर इनके दबने के साथ एक अगला काल स्टार्ट हुआ जिसे कहा जाता है मध्यकाल। वहां जाके हमारी कहानी रुकेगी। तो ये जो मैंने 2 स्लाइड पर बनाया है ना, ये 3 महीने में जाके हमारा पूरा होगा सिलेबस। ये देखने में लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन 30,000 पैदल सेना थी। हाँ बेटा, वो सब मैं बताऊंगी आपको क्या क्या था। वैसे ना जो क्वेश्चन फालतू के होंगे मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अब जैसे इतिहास की हर चीज़ को पढ़ेंगे तो भाई पागल हो जाएंगे बेटा, इतना बड़ा इतिहास है, इतने 1000 साल का। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता था समाज सोसाइटी पर, आज भी प्रभावित है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि आज से हज़ारों साल में कितनी करोड़ों चीज़ें घटित हुई हैं। हर चीज़ को कैसे पढ़ेगा, कैसे याद रखेगा। तो इतिहास में वो पढ़ा जाता है जिसका कि इम्पैक्ट रहा हो सोसाइटी पर। आपको अपनी लाइफ, अब आप मान लीजिए 21 साल के हैं, 22 साल के, तो आपको एक दिन थोड़ी ना याद है कि आपके 20 साल कैसे कटे, एक दिन थोड़ी याद होता है। लेकिन आपको अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हैं। जब आपका बर्थडे मनाया गया होगा, जब पहली बार आपकी पिटाई क्लास में अच्छी हुई होगी, जब आपकी बेइज्जती बढ़िया वाली हुई होगी, या आपको कोई प्राइज़ मिला होगा, आप कभी फर्स्ट आए होंगे, कभी जो है आपको स्कूल में टीचर्स ने प्रेज़ किया होगा। तो जैसे ज़िंदगी के कुछ क्षण हमें याद रहते हैं ना, अब हमारा जीवन भी तो एक इतिहास है, जो बीत गया वो इतिहास है हमारे लिए। तो सोचो अपनी पूरी ज़िंदगी के 365 गुणा, जितने तुम साल के हो, 20 साल के, तो 20 साल के 365 दिन हर साल के थोड़ी याद रखने हैं। लेकिन कुछ इंसिडेंट याद रखते हैं हम कि हमारी लाइफ में ये अच्छा हुआ भाई। किसी दिन कोई बड़ी अचीवमेंट हुई, हमने कोई घर बनाया, या मान लीजिए किसी की शादी हुई, किसी के बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, किसी को नौकरी मिली, यही इतिहास है। तो ऐसा ही ये इतिहास है। हर दिन को इतिहास में नहीं गिन सकते, ठीक है बीत गया, लेकिन जिस दिन कुछ खास हुआ किसी राजा के टाइम पीरियड में, उसे इतिहास में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये रहेगा बेटा हमारा पढ़ने का। तो हम जो शुरू करेंगे, ये सारे का सारा ना आप ये मानो कि इसमें समझने का ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अब आग की खोज हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये सब चीज़ें ना लास्ट में पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक टेबुलर फॉर्म में, टेबल बना के, ताकि आप याद रख पाएँ। पर इसको बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना, बस मेन पॉइंट्स याद कर लेना। एक तो जगहों के कुछ के नाम आ जाते हैं, एक थोड़ा सा भाई खेती, स्थायी जीवन, खेती, आग, और ये चाक का, पहिए का, ये सब पूछ लेते हैं, वो मैं करा दूंगी। हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। ये कहानियाँ समझने से स्टार्ट होती हैं, सब समझने का है, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। ये है थोड़ा सा जो क्रैम करना पड़ता है, बाकी सब कुछ समझना है, पूरी हिस्ट्री समझने की है। हड़प्पा से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा का, ठीक है। एस्टेट एसएस की तैयारी बिल्कुल सही है बेटा, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो लोग यहाँ अब इस बैच में हैं उनको किस किस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एसएसटी जिसका टॉपिक है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, टीजीटी में या पीजीटी हिस्ट्री है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी को पूरे को कवर करूँगी, मैं पूरा 100% एनसीईआरटी को कवर कर दूँगी। तो जो भी टीजीटी एसएसटी हैं या पीजीटी हिस्ट्री हैं, उन्हें 100% बेनिफिट होगा इस क्लास का। जिन लोगों ने कोई भी एग्ज़ाम देना है, किसी भी लेवल का,
बेटा, उनके लिए भी ये क्लास बहुत फ़ायदा देगी। मैं इसको खुले प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहती बेटा कि हम इस चीज़ की तैयारी कराएंगे, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि जो भी बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है और जिसको लगता है यार मुझे कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और जो बिल्कुल इनिशियल है कि यार मैं ब्लैंक हूँ, मुझे सब कुछ सीखना है, तो उनके लिए भी बेस्ट है ये। ठीक है, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। हम बातचीत करते हैं शुरू अपनी हड़प्पा से। हड़प्पा, आप सबको पता है कि हड़प्पा एक गांव का नाम था। ये कहानी स्टार्ट होती है, वैसे तो हड़प्पा बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन हमें कैसे पता चली उस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। और 3 चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। एक 1823 से 1826 का टाइम पीरियड, एक 1853 से 56 का टाइम पीरियड, और एक 1921 का टाइम पीरियड। क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? 21 से हम 24 तक की बात कर लेंगे। ठीक है, इस 23 से 26 में एक प्राइवेट कंपनी, मान लीजिए अंबानी अडानी टाइप की कंपनी, जिसका नाम था BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने आपके भारत पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन इसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये थी प्राइवेट कंपनी। फ़ायदा होगा तो काम करेगी, नुकसान होगा तो भाग जाएगी। इसने अपने फ़ायदे को देखते हुए हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, और हमें पता ही नहीं चला ये कब अपना फ़ायदा देखते 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 यहाँ पे राज करने का प्लान करने लग गई। और इसने हमारे यहाँ के राजाओं के अंडर काम करने वाले लोगों को इतना इस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया कि ये नहीं पता था कि कौन किसके साथ गद्दारी करेगा। इसका एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में सुना होगा, प्लासी का युद्ध सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गद्दारी का। मीर जाफर, जिसकी रोटी खाई उसी के खिलाफ विद्रोह में खड़ा हो गया और अंग्रेजों की सेना के साथ की तरफ जाके खड़ा हो गया। ऐसे ढेर उदाहरण हैं। ये वो भ्रष्टाचारी और नीच और घटिया लोग थे जिनके कारण भारत बिक गया। एक बिकने का मेरा मतलब है कुछ पैसों में इन्होंने अपने भारत की कमान विदेशियों के हाथ में दे दी। अदरवाइज हम चाहे घर के लोग थे, भारत के लोग थे, चाहे हम लड़ते, चाहे झगड़ते, चाहे मरते थे, तो इस देश के ही। मैंने कब कहा कि विदेशी आ गए? मध्यकाल में जाके विदेशी आक्रमणकारी आए, लेकिन वो विदेशी भी अपने ही बन गए थे आगे जाके। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इंडियन ही हैं, तुम मानते हो कि मैं विदेशी, लेकिन हमारी अगली सारी पीढ़ियां यहीं इसी मिट्टी में दफन होंगी, तो वो तो हमारे ही बन गए। तीसरा जो टाइम पीरियड था जिसमें आप अंग्रेजों को देखते हैं, ये भारत को सिर्फ और सिर्फ लूटने का टारगेट बना के आए। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी पीढ़ियां यहाँ पले बढ़े। इन्होंने कभी चाहत नहीं जताई कि हम मरने के बाद इस मिट्टी में दफन हों। इसका मतलब इन्होंने कभी भी हमें अपना माना ही नहीं। इन्होंने हमेशा माना इंडियंस एंड डॉग्स आर इक्वल, यानी भारतीयों का लेवल सिर्फ डॉग्स के बराबर है। तो ये हमारे अपने कभी बने ही नहीं। मध्यकाल के लोग थे तो विदेशी, लेकिन फिर भी हमारे बन गए, क्योंकि वो इसी मिट्टी में दफन हैं आज भी। कितने सारे लोगों के मकबरे यहीं तो हैं। ताजमहल आज भी रुपए कमा के देता है भारत को, इंडिया को। आपके और मेरे देश में जो पैसा आता है ताजमहल को देखने जो आते हैं, कितनी शूटिंग्स होती है, कितनी महंगी महंगी, पता है इनके एक एक गाना शूट करने के हजारों हजारों रुपए, लाखों लाखों रुपए लगते हैं, जो सरकार के पुरातत्व विभाग के पास टिकट के रूप में जाते हैं। चार्ज होता है हर चीज़ का। तो कहने को तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन शाहजहां तो मर गया। उसका पैसा जो कमाई है आज भी भारत में आ रही है। ऐसे ही दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, हर चीज़ की एंट्री टिकट है। इसका मतलब वो लोग मर गए, इस मिट्टी में दफन हो गए, लेकिन आज भी उनकी चीज़ें जो बनाई गई थी उस पर हम लोग बैठ के आराम से दुनिया में हम फेमस भी हो गए और हम आज तक कमाई भी कर रहे हैं। तो उनको हम उतना विदेशी नहीं मानते कि वो यहाँ लूट के खा गए, नहीं, उन्होंने यहाँ रह के कमाया, यहीं पे अपनी चीज़ों को खर्च भी किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ कमाया और भाग गए अपने देश। किसी अंग्रेज़ ने इच्छा नहीं जताई कि जी मैं तो अपनी खानदान यहीं इंडिया में चाहता हूँ, नहीं, नौकरी की तरह देखते थे, मैं नौकरी की वापस। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके सामने पहली बार ये बात आई जब कुछ काम चल रहा था। एक आदमी था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स, अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, चार्ल्स मेसन। इस आदमी ने पहली बार नोटिस किया कि भाई हड़प्पा नाम का जो गांव है, वहाँ के लोग गांव से बाहर की तरफ जाते हैं और जिसको घर बनाना है, कहीं ईंट चाहिए, तो कुछ नहीं करना उनको, भट्टे पे नहीं जाते वो लोग। वो क्या करते हैं, गांव के बाहर जाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी सी हटाते हैं और वहाँ से ईंटें ईंटें निकाल लाते हैं। ये ईंटें आई कहाँ से, किसने यहाँ दबा दी, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। एक्चुअली इतना मौका ही नहीं मिला लोगों को उस टाइम पे, लोग अपने कामों में इतने व्यस्त थे, खेती में, बाड़ी में और इन सब में। लेकिन अंग्रेज़ों के दिमाग में बात आई कि यार ये कुछ गड़बड़ तो है, इतनी ईंट यहाँ कहाँ दबी पड़ी हो, किसने दबा दी, कितनी पुरानी है। और सिर्फ ईंट नहीं, वहाँ से कभी कपड़े निकलते, कभी बर्तन निकलते, एक आधी बार गहना भी निकलता। तो ये बात चार्ल्स मेसन ने उठाई अंग्रेज़ों के सामने कि जी ऐसे ऐसे हड़प्पा नाम की एक जगह है और वहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें दबी पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या करने आया था, व्यापार ना,
क्यों ज़्यादा फालतू के इंटरेस्ट अपने क्रिएट कर रहा है, चुपचाप जिस काम के लिए आए हैं, जो काम दे रही है कंपनी वो करो और चलो यहाँ से। यानी चार्ल्स मेसन ने इस बात को नोटिस किया और नोटिस करके दूसरों के कान में भी डाला, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या मतलब है कौन कहाँ से क्या निकालता है, हमें टैक्स लेना है, टैक्स लो चुपचाप और अपना चलते रहो, तुम्हें क्या जरूरत है इनके घरों में घुस के देखने की कहाँ से ईंट लाए क्या किया। यानी वो बात वहीं दबा दी। उस टाइम अगर पता चलता तो क्या पता बहुत सारी चीज़ें बच भी गई होती। इसके बाद 1853 में आपके देश में लॉर्ड डलहौजी 1849 के बाद से काम कर रहे थे। डलहौजी हड़प की नीति, जिस राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है, स्वयं का उत्तराधिकारी, उसके हिस्से पे कब्जा कर लो। थोड़ा स्ट्रिक्ट तो था ही डलहौजी। डलहौजी के टाइम में ट्रेन्स के ऊपर बहुत काम हुआ, बहुत ज़्यादा। तो 1853-54 में रेल के ऊपर जब काम हुआ, इसी सीरीज में लाहौर और कराची, आप सबको पता है पाकिस्तान के दोनों इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे हमारे लिए दिल्ली और मुंबई हैं, ऐसे इनके लाहौर और कराची हैं। इन दोनों के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था। उस रेलवे ट्रैक बिछाए जाने के बाद जो था ना, ये इस टाइम पर यहाँ पर ये खबर फैली कि भैया यहाँ जहाँ हम ट्रैक बिछाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ एक गांव पड़ता है हड़प्पा, और उसके आसपास ट्रैक बिछा रहे हैं जहाँ, वहाँ हमें तो थोड़े ना गतिविधियाँ ऐसी लग रही हैं कि कोई पुरानी चीज़ें यहाँ दबी पड़ी हैं। इस टाइम पर कनिंघम नाम के आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल, कनिंघम। इनके नोटिस में ये बात आई। कनिंघम ने ये बात बड़ी बनानी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे कंपनी का ही राज था। कंपनी ने कहा यार तुम क्यों सिरदर्दी ले रहे हो, चुपचाप तुम्हें जो काम दिया गया उस काम को कराओ ना। तुम्हें किसने कहा है कि तुम ये पता लगाओ कि हाँ कौन था और कौन नहीं था, जो मर गया सो मर गया। आज के टाइम में कौन क्या कर रहा है तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें पैसे कमाने ना, तुम्हें काम दिया है कंपनी ने वो कर लो। कनिंघम एक पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे। इनके मन में ये बात थी कि यार गलत हो रहा है, ये पता करना चाहिए, यहाँ है क्या, खोद के देखें। लेकिन क्योंकि ऊपर से दबाव था कि काम से काम रखो, तो ठीक है, इस बात को फिर से सिर पे से उतार दिया। ये रेलवे ट्रैक बिछ गया। 1921 अंग्रेज़ों का राज था, और इस टाइम तक हम थोड़े पढ़ लिख भी गए थे, कारण हमारे देश में इस टाइम तक महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट चला चुके थे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का विकास हो गया था। ये वो टाइम था जब महात्मा गांधी ने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और अपना ये असहयोग आंदोलन चला दिया था। यानी इंसान गांधी जी की बातों को सुन के समझने लग गया था, तो वो पुरानी बातें अब हमारी समझ में आ जाएंगी। 1921 में दोबारा से ये बात उठी और अब थोड़ा सा चेंज आ गया। इस टाइम पर ना एक कंपनी का राज था। कंपनी को था कि यार क्यों टाइम खराब करना, क्यों फालतू में हम खर्चा करें, जो जहाँ दबा पड़ा पड़ा रहने दो। लेकिन इस टाइम तक आते आते हमारे देश पर जो राज कर रही थी वो थी महारानी ब्रिटेन। और महारानी ब्रिटेन यानी ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जो कि इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। तो ये जो कनिंघम नाम के आदमी थे ना, इन्होंने आगे जाके जब महारानी ब्रिटेन के सर पे ताज रखा गया कि भारत की महारानी आप हैं, आप भारत को चलाएंगी, तो कनिंघम थोड़ी मरे थे। क्रांति के बाद कनिंघम ने महारानी ब्रिटेन के राज में कहा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए इंडिया में जो पुरानी चीज़ों की खोज करे, जिसे आप आज ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये कनिंघम ने बनवाया, लेकिन कनिंघम उस कंपनी को कुछ नहीं कह पाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को। इन्होंने महारानी ब्रिटेन के टाइम में कहा कि मैडम ऐसा ऐसा लगता है मुझे किस तरह का डिपार्टमेंट होना चाहिए, और उसके पहले अध्यक्ष कनिंघम ही बने। 1861 में जाके जो हमारा आर्कियोलॉजी होती है ना, आर्कियोलॉजी, इसका डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई 1861 में, यानी क्रांति के बाद। कनिंघम ने ये बात पहले भी उठाई थी, लेकिन पहले दबा दी गई और कनिंघम चुप हो गए। समझदार आदमी यही होता है कि यार अगर मेरी नहीं चल रही है तो मैं चुप हो जाऊं। लेकिन आगे जाके कनिंघम ने अपनी प्रॉपर ये मतलब महारानी ब्रिटेन और बड़े बड़े अफसरों को कह के कि राज तो करेंगे लेकिन यहाँ काम भी तो करेंगे ना, तो एक डिपार्टमेंट बना लो। आर्कियोलॉजिकल एक तरह से कामकाज के लिए डिपार्टमेंट बन गया, जिसके पहले अध्यक्ष भी कौन बने, कनिंघम। अब महारानी ब्रिटेन का राज है, और इस टाइम तक आते आते चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब तो हम आज़ादी के रास्ते पर हैं, गांधी, नेहरू सब काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पर 1921 में जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है, कंपनी का नहीं, महारानी ब्रिटेन का, तो एक जगह है जिसका नाम है ये हड़प्पा, यही जहाँ पहले काम ही नहीं किया था, इसके आसपास ये बात नोटिस में आ गई। अब ये जैसे ना ये एक ट्रिक है, चार्ल्स मेसन, मेस के मार्शल, इस टाइम पर हड़प्पा में जब वो गए खोदने के लिए, काम करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, तो ये बात जब नोटिस में आई कि भाई यहाँ तो कुछ दबा पड़ा है। पहले भी बात हुई थी पर पहले दबा दी गई थी, अब ये बात दबी नहीं। ये बात पहुँचते पहुँचते जो उस टाइम पे कनिंघम ने बनवाया था ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेड बदल गया था यहाँ आते आते, और एक आदमी थे जॉन मार्शल, ये हेड थे अब किस चीज़ के, जो कनिंघम ने बनवाया था आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट, इसके। इन तक बात पहुंची कि सर ऐसे ऐसे हड़प्पा नाम की एक जगह है, और वहाँ लग रहा है कोई पुरातात्विक पुरानी ज़माने के, कभी कड़े निकलते हैं, कभी कोई मनके निकलते हैं, मालाएं निकलती हैं, बर्तन निकलते हैं, कभी ईंटें निकलती हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ वहाँ दबा पड़ा है बहुत बहुत बड़े लेवल पे। तो वहाँ से एक टीम आई
इन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग इसके ऊपर काम करें, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट है ना, तो प्रॉपर एक काम करने के लोग हैं जिनका काम ही ये है। तो इन्होंने एक टीम भेजी, उस टीम में इन्होंने भेजा दया राम साहनी को। ये इंडियन है, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, और इनको इनकी काबिलियत इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि इनके नाम के आगे राय बहादुर लिखते हैं। आप सबको पता होगा राय बहादुर, राव बहादुर, सर, नाइट, नाइटहुड, ये सिर्फ ऊंचे लेवल के लोगों को, या तो जो पढ़ाई लिखाई में या जिनकी समाज में ऊंची पोजीशन, उनको मिलता था। तो ये राय बहादुर इनके नाम के आगे उपाधि थी, यानी अंग्रेजों की नज़र में बड़े आदमी थे। D.R. साहनी, D.R. साहनी, दया राम साहनी, तो पूरा नाम था दया राम साहनी। इनको भेजा किसने? जॉन मार्शल ने, कि सर आप जाइए अपनी टीम को ले जाइए और वहाँ देखिए जाके क्या है। ये पूरा ग्रुप आया, इन्होंने पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया कि भाई यहाँ कोई भी खुदाई का काम नहीं करेगा, और गांव के लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे, पता नहीं कितना कुछ नष्ट कर दिया होगा इन्होंने वहाँ धीरे धीरे करके अपनी टीम पे। और ये टीम जो होती है ना बेटा इस तरह की, ये हमारी तरह नहीं है कि फावड़े ले गए JCB से खोद दिया, नहीं। ये सोचते हैं एक भी चीज़, अगर इतनी सी भी चीज़ है ना, तो उसको भी बहुत बहुत तरीके से मिट्टी में से बाहर निकालेंगे। ये ना अपने दस्ताने पहन लेते हैं, अपने ग्लव्स पहन के, और उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी को हटाते हैं। और कई बार तो ना ये सुई जितनी पतली इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको धीरे धीरे करके मिट्टी को ऐसे रगड़ रगड़ के खुरच के हटाते हैं, और फिर वहाँ से सामान निकलते हैं। कई बार ऐसे सामान इतने केयर के बावजूद भी टूट जाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल अपने एरिया के आसपास जहाँ म्यूजियम हो वहाँ जाके देखिएगा, टूटे हुए मटके मिलेंगे आपको, कुछ गहने मिलेंगे जिनका जैसे एक हार है तो आधा हार है आधा टूटा पड़ा है। कैसे टूट गया? वो जब खोद रहे थे, बहुत केयर के बावजूद भी चीज़ें, क्योंकि इतने साल पुरानी है ना, हल्की सी कहीं चोट लग गई टूट गई। और सोचो जिस चीज़ को हाथों से हटाया जा रहा है, नीडल्स, इनकी अलग तरह की सुइयाँ आती है, उससे एक एक ऐसे से मिट्टी धीरे धीरे एक एक तिनका एक एक कण हटाते हैं। उससे पहले क्या हो रहा था वहाँ, जब 1823 से 26 में चार्ल्स मैसन ने कहा था, तो लोग वहाँ फावड़े और अपने कुदाल लेके जाते थे और धड़ाई धड़ मार मूर के सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के अपनी मिट्टी में से ईंट निकालते थे। यानी हमने कितनी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें क्या पता, हमें तो समझ ही नहीं थी। अंग्रेज़ों को पता था कि यहाँ ऐसा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, कारण अपना टारगेट था पैसा कमाना। हमें क्या मतलब यहाँ क्या दब रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। सोचो 1921 में चीज़ों को बचाने का काम शुरू किया, उससे पहले 1823 से कितनी चीज़ें, भैया ये 100 साल हो गए अगर ध्यान से देखो, 1823 से 1923 आने ही तो वाला है। इन 100 सालों में कितना नुकसान कर दिया होगा हमने, और क्या कुछ तबाह कर दिया होगा, क्या कुछ बर्बाद। अपनी, हम ये नहीं कहते कि हमने जानबूझ के किया, हम तो अनजान थे, लेकिन जिनको पता था कि इस फील्ड में ऐसा काम होना चाहिए, ये गलती तो उनकी है ना। इन्होंने किसी को नहीं बताई ये बात। चार्ल्स मैसन ने स्टार्टिंग में कहा था, फिर कनिंघम ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आगे जाके D.R. साहनी तो इंडियन है, लेकिन उसके ऊपर जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उनका नाम क्या था? मार्शल। एक साल जब ऐसा हुआ ना, तो मार्शल ने बात चुपचाप अपने, एक तो ना वही गुमनाम तरीके से गायब कर दो। अगले साल फिर एक चीज़ मिल गई 1922 में। इस बार चीज़ कहते हैं और बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, बहुत ज़्यादा सामान निकला मोहनजोदड़ो। अब सोचो पहले से पता चल गया, तो पहले से टीम एक्टिव होके पहुंच गई, अरे भैया बहुत बड़ा शहर, नुकसान कम हुआ था, उससे पहले ही पहुंच गई। हड़प्पा का तो 100 साल का नुकसान भी तो गिन के देखो ना। मोहनजोदड़ो में जब गए तो देखा कि यहाँ तो आबादी भी बहुत ज़्यादा रही होगी, क्या पता हड़प्पा भी बड़ा रहा हो, लोगों ने कितना कुछ तो खत्म कर दिया होगा। लेकिन आज की डेट में अगर कहें तो सबसे बड़ी जो आइडिया है कि हमारा शायद राजधानी रही होगी, बड़ा शहर रहा होगा, वो मोहनजोदड़ो। ऐसी उम्मीद की जाती है 35,000 से 40,000 आदमी एक जगह पर रहते थे। तो मैं लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो लाखों रहते हैं। बेटा तब आबादी बहुत कम थी, तब पूरे भारत की आबादी ही कुछ हार्डली कुछ हज़ारों में रही होगी। उस हिसाब से देखें तो एक जगह पे 40,000 आदमी का रहना बहुत बड़ी बात है। हमने कैसे अंदाज़ा लगाया? कंकाल मिले, घर मिले, तो एक आइडिया है ना। अब जैसे भगवान ना करे, लेकिन सोचो आज प्रलय आ जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, और 10,000 साल बाद कभी दुनिया दोबारा से इंसान की उत्पत्ति हो, और फिर इंसान ऐसे, हमें भी कोई जैसे ये सब दब गए, ऐसे दब जाए, कोई खोदे, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंकाल मिलेंगे ना, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 आबादी कहाँ है? यहाँ। तो जब मरेंगे तो कंकाल भी तो यहीं मिलेंगे। तो फिर ऐसे ही कहा जाएगा कि ये जो एक नक्शा है, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग रहते होंगे। ऐसे ही ये लोग थे, ये भी ऐसे दब गए, मर गए, कंकाल मिले, तो हमने आइडिया लगाया कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते होंगे। अब मार्शल को फील हुआ कि ये बात दबेगी नहीं, क्योंकि ये स्थल तो नए 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 निकलते जा रहे हैं। इसीलिए ज़बरदस्ती कह लो, बिना इच्छा के, जो भी रहा होगा, जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व को इस बात के बारे में बताया और एक सूचना जारी की पूरे वर्ल्ड के लिए कि भाई हम लोग भारत पे अपना जो हमारा उपनिवेश है, यहाँ वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता का इतिहास में कुछ साक्ष्य मिले हैं हमें। तो उन्होंने ये बात तब कही जब वो ऐसा लगा ना कि यार ये तो छिपेगी नहीं बात। अगर सिर्फ एक हड़प्पा मिलता तो दबा देते, कितना कुछ तो 100 साल से नष्ट कर ही दिया, लेकिन लगातार हर साल नई नई साइट्स का मिलना,
फिर इनको लगा कि दुनिया को बताना पड़ेगा, और तब वर्ल्ड से बड़े बड़े रिसर्च वर्कर्स इंडिया की तरफ आए कि भैया देखें ज़रा क्या है। और फिर ये चीज़ें बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि जब हम आज़ाद हुए 1921 से लेके 1947 में, तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे 40 शहर खोद के निकाल लिए थे। आप सोचो 40 शहर विद इन हार्डली कितने साल माने, 21 से मान लो 47 तक, तो 25-27 सालों में हमने इतने शहर खोद लिए। और पिछले 100 सालों में कितनी बार कितने लोगों ने कहा हमने एक भी शहर नहीं निकाला। इसका मतलब काम की स्पीड बढ़ गई थी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया। अब जो चीज़ दुनिया को पता चल गई उस पर काम करना पड़ेगा ना। तो आज़ादी से पहले पहले हमारे देश में, पाकिस्तान में मिला के 40 स्थल, 40 शहर हमने खोज लिए थे। अब ये जो शहर खोजे गए ना, इसमें सब शहर बराबर नहीं है। अच्छा, आज़ादी के बाद भी हमने काम किया, जैसे हमने, अंग्रेज तो चले गए, फिर उस काम को हमने आगे बदस्तूर जारी रखा कि यार वो लोग भी ऐसे, हम भी जहाँ जहाँ मिलते चलो हट जाओ यहाँ से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, टीम आएगी, उस पूरे को सील कर देंगे, वहाँ काम करेंगे। अच्छा, यहाँ ये निकला वो निकला, ऐसे जगह 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 निकलते गए। फिर हमने क्या देखा, जब ये सब चीज़ें काम चलने लगा, कि ये साइट्स 3 देशों में मिले। अफगानिस्तान में भी 2 साइट मिली, ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन हम दोनों को पढ़ेंगे। 2 साइट, सिर्फ 2 साइट मिली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट देश था वो पहले इंडिया ही था, पाकिस्तान। यहाँ सिर्फ 2 साइट मिली हैं, यहाँ 475 साइट्स मिली। सारी साइट्स बड़े शहर नहीं थे, कुछ साइट्स बड़ी थी, जैसे हड़प्पा बड़ी थी, मोहनजोदड़ो बड़ी थी, चहुंदड़ो बड़ी थी। ये इसके नाम बता रही हूँ मैं, एक सूतका, गेंडोर, ये सारी इसकी पाकिस्तान की साइट्स, मेन साइट्स थी, बड़े बड़े शहर थे। ठीक है। और तीसरा नंबर आता है हमारा, हमारा मतलब भारत का। भारत में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली, ये मिली हैं 925। ये तो सिर्फ 2 हैं, ये 400 प्लस, ये 900 प्लस। अब क्योंकि इसकी 400 है तो 75 इसको दे दी, और 900 है तो 25 उसको दे दी। ठीक है, लगभग 1400-1500 साइट्स मिली। इनमें अगर बड़े शहरों की बात करें तो वो लिमिटेड है। जैसे एक होता है शहर, और एक थे महत्वपूर्ण स्थल। स्थल तो बहुत सारे हैं। अगर मैं स्थल से एग्जाम्पल लूँ तो हरियाणा में ही ढेर स्थल हैं। हमारे पूरे इंडिया में 7 राज्यों में इनके स्थल मिले। शहर कुछ हैं, स्थल ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल मैं इंडिया से उठाती हूँ। इंडिया में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हमारे 7 राज्य हैं जिनमें शहर भी मिले हैं और स्थल भी। शहर और स्थल का इंपॉर्टेंस ऐसे समझो, आज मैं कहती हूँ दिल्ली एक शहर है, मुंबई एक शहर है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ इंदौर तो शहर तो है लेकिन उतना फेमस थोड़ी ना है। मैं कह दूँ झांसी तो शहर तो है लेकिन उतना फेमस नहीं है। मैं कह दूँ सोनीपत तो शहर है लेकिन फेमस उतना नहीं है। तो एक चीज़ होती है कि इंपॉर्टेंट शहर, और एक होता है स्थल है, भाई ठीक है, लोग जाते हैं वहाँ घूमने। इसी तरीके से मान लो कि शहर कम थे, स्थल ज़्यादा, कुल मिला के 1400-1500, उनमें से शहर लिमिटेड है। क्वेश्चन ज़्यादातर शहरों पर बनते हैं, पर छुटपुट क्वेश्चन स्थलों पर भी बन जाते हैं। स्थल वाली चीज़ें समझनी कम होती हैं, याद ज़्यादा करनी पड़ती हैं। शहर को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो 7-8 शहर हैं, बाकी स्थल हैं। ठीक है। अब 7 राज्यों की अगर बात करें अपनी इंडिया की, तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर दो। जम्मू कश्मीर में भी साइट मिली, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे आ जाओ तो पंजाब में साइट्स मिली, बड़ी बड़ी साइट्स। पंजाब से लगते हरियाणा में साइट मिली। हरियाणा से इधर चले जाओ, राजस्थान में साइट मिली। उधर चले जाओ, यूपी में साइट मिली। राजस्थान के नीचे पड़ता है गुजरात, मैप में यहाँ साइट मिली। गुजरात के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। अब आप गिन के देखो, 7 बन गई है। अगर मैप में आपने जोड़ जोड़ के समझ लिया तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, पंजाब से लगता हुआ हरियाणा, हरियाणा के 2 तरफ, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ यूपी। अब राजस्थान से अगला मैप में गुजरात, गुजरात से अगला महाराष्ट्र। यहाँ जाके हम रुक गए। ऐसा नहीं कि साइट नहीं मिली, हमने ये सोचा यार कहाँ तक खोदें। कश्मीर से महाराष्ट्र आ गए, अब रह ही क्या गया। अब अगला क्या था, कर्नाटक और केरला, फिर हम दक्षिण भारत पहुंच जाते। तो हमारी सरकार ने कहा बस बहुत हो गया, अब हमने देख तो लिया, अब इस पूरे जहाँ जनता बसी हुई है इसको खोद के कैसे सब लोगों को हटाते रहें। इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये शहर निकालने में खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई होती है 2 तरह से, इतिहास की चीज़ें पता करने में। एक खुदाई होती है कि भैया ये मान लो शहर है बसा हुआ, यहाँ पूरी कॉलोनीज, बस्तियाँ, पार्क पुर्क सब है। अब यहाँ कहीं एक जगह पर जहाँ पार्क था वहाँ इस तरह का कोई कंकाल या कोई चूड़ियाँ या कोई कपड़े निकल आए, कोई मटके निकल आए। तो आए वो आर्कियोलॉजी वाले, उन्होंने कहा यार यहाँ तो लगता है कोई शहर बसा हुआ था। तो क्या करेंगे, अमूमन पहले क्या करते थे, जो घर यहाँ बसे हुए थे ना इन सबको यहाँ से विस्थापित कर देते। भाई चलो यहाँ से, यहाँ हम खोदेंगे, सरकारी ऑर्डर आ गया कहीं दूर, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, कहीं दूर वहाँ जाके चलो तुम लोग वहाँ रह लो, अपनी बस्तियाँ वहाँ बना लो। और इस
पूरे को हटा के और इसको खोद के और इसको फाइंड आउट करते कि अच्छा अच्छा ऐसा शहर रहा होगा, ये था। ये बेटा 1 साइड 2 साइड 4 साइड 10 साइड तक तो ठीक है, लेकिन क्या पूरे भारत को विस्थापित कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दिक्कत देने लग गया, यानी आप ऐसे खोद के चीज़ों को निकालना मुश्किल फील करने लगे। इसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल खुदाई करना। एक तरह से रोकना पड़ा, क्योंकि कितनों को हटाओगे? अभी तो पूरे देश में थोड़ी ना तुम लोगों को कहोगे कि हटो हटो हटो, यहाँ पे खोद के निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या था, एक एरिया है, मान लो यहाँ पे कुछ मिला एक एरिया में, तो कहेंगे इसके नीचे खोद के देखें, क्या पता इसके नीचे कुछ और दबा पड़ा हो। भाई ऊपर मिला, इसको नीचे नीचे खोदते गए, ड्रिलिंग मशीन लाए, जैसे भी यहाँ पानी निकल आया। अब क्या करोगे? पानी के नीचे क्या पता पानी अब बढ़ा हो, पानी के नीचे उनकी बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी हो, पर तुम खोदोगे कैसे वहाँ तक? और तुम्हें क्या पता पानी कितनी गहराई तक तुम्हें जाना पड़ेगा नीचे। तो ये भी बड़ी दिक्कत आई। फिर ये कहा कि छोड़ दो यार, जितना हो गया पता चल गया ना, तो अब कहाँ तक कितना पैसा रिसोर्सेज इन पे खर्च करें। इसलिए हमने जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र जाके रोक लगा दी। हमने कहा छोड़ दो, अब ना तो हम हॉरिजॉन्टल खोदेंगे बहुत ज़्यादा, और ना ऐसे वर्टिकल, यानी लंबवत जो इसको खोद रहे थे और जो गहराई में जा रहे थे, गहराई में पानी की वजह से और लंबवत में बसावट की वजह से। हमने कहा बस बहुत हो गया। हमने 7 बड़े अपने राज्यों को कवर कर लिया था ये सब डिसाइड करने से पहले, और उसमें सबसे ज़्यादा शहर हमारे ही निकले। कितने? 925। 925 हमारे, 475 पाकिस्तान के, और अफगानिस्तान में महज 2। तो अफगानिस्तान की कंडीशन भी तो नहीं है ना, हमारे यहाँ कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी है खाने पीने रहने की। अब ये जो देख रहे हो ना, ये हैं राज्य आज के हिसाब से। अब जम्मू कश्मीर में साइट्स के नाम आ जाएंगे तो वो आपको पता हो, पंजाब में साइट्स के नाम आ जाएंगे वो आपको पता हो, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा साइट्स थी, पर हरियाणा में बड़ा शहर अगर कहें तो बनावली और राखीगढ़ी। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी साइट्स हैं, जैसे कुंडल एक साइट है, और आपकी जो है बनावली, बनावली तो खैर बड़ा शहर था, और इस तरह के ना बहुत छुटपुट शहर हैं, शहर कस्बे टाइप के, जो एग्जाम में एक एक नंबर में, उनको समझना नहीं है, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कराऊंगी। ऐसे ही राजस्थान में कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, बहुत सारी साइट्स हो गई। फिर ऐसे यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के आसपास हो गया, गुजरात में बड़ी बड़ी कई साइट्स हैं, महाराष्ट्र में भी साइट है। तो ऐसा देखें तो इंडिया के 7 राज्यों में कुछ शहर बड़े हैं और कुछ छोटी साइट्स हैं। कुल मिलाकर इंडिया में, पूरे इंडिया में 925 साइट्स हमने खोद ली, जिनमें से कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ ठीक ठाक हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं। तो बड़े वाली जो कहलाई वो थे बड़े बड़े शहर, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के भी कुछ शहर पड़ेंगे, अफगानिस्तान की कोई साइट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 हैं, वो मैं नाम आपको आगे जाके बता दूंगी। अब जब ये सब हमने किया ना, खोदा और ये सब चीज़ें, तो इसकी लंबाई बहुत निकली। जैसे जम्मू कश्मीर से आप लगा लो महाराष्ट्र तक खोदते खोदते वो तो हम रुक गए, वरना क्या पता कितनी और होती। इसको जब हमने नापा तो ये हमारा निकला 1400 किलोमीटर। इंडिया की टोटल लेंथ आप जानते हैं कितनी है? 2933 ना, 3214 सॉरी, लंबाई, और चौड़ाई है 2933। तो 3214 लंबाई है, जिसमें से 1400 किलोमीटर आपने खोद के लंबाई में आपने फाइंड आउट कर लिया कि भैया ये 1400 किलोमीटर पूरा कवर है, मतलब जगह जगह साइट्स हैं। फिर आपने देखा कि इसको पूर्व से पश्चिम, ये तो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र हो गया। यहाँ यूपी में एक जगह मान लो यहाँ पर है, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। ये है मांडा जगह का नाम, और इसका नाम है दैमाबाद। इसको दाइमाबाद भी लिखा है एक आधी किताब में, कोई बात नहीं, वो एक इतना मान के चलो, इतना थोड़ा बहुत बोलने में डिफरेंस आ जाता है। दाइमाबाद या दैमाबाद, ये महाराष्ट्र का एंड पॉइंट और कश्मीर का जो स्टार्टिंग बिंदु है वो है मांडा। यहाँ यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। ये स्टेट्स हैं यूपी, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, और ये छोटी साइट्स हैं। तो मांडा से दैमाबाद तक और आलमगीरपुर से ये फैला हुआ था, चलते 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 पाकिस्तान का आ गया। जगह का नाम है सूत का गेंडोर, ठीक है। इनके आसपास पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है, जहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है। जैसे हमारा झारखंड बिहार है ना, मिनरल्स, खदाने ही खदाने हैं, बहुत ज़्यादा कमाई है खदानों से, ऐसे ही इनका सूत का गेंडोर है, मिनरल रिच एरिया, यहाँ तक फैला हुआ था। तो फिर जब ये खोद के फाइनली हम लोग रुके तो हमने देखा ये किस शेप में बसे हुए थे। तो हमने फाइंड आउट किया कि भैया ये लोग तो ऐसे थे, इस तरफ ज़्यादा नहीं फैले थे, तो इसको हमने ऐसे कवर कर लिया। अब अगर देखें, इसको हटा दें क्योंकि थोड़ा है, तो ये त्रिभुज आकार है। तो कोई पूछे कि किस तरीके से बसे, तो त्रिभुजाकार बसे हुए थे, ये त्रिभुजाकार बसे हुए थे। लंबाई कम थी 1400, चौड़ाई ज़्यादा थी 1600 किलोमीटर। लंबाई 200 कम है, लंबा डंडा कम है,
फैला हुआ डंडा ज़्यादा लंबा है, तो लंबाई ज़्यादा, ये लंबाई कम, सॉरी, चौड़ाई ज़्यादा। सीधी लाइन पे 1400 और उस पर 1600। इनका ना कुछ हिस्सा, जैसे महाराष्ट्र है, पानी से टच है, पाकिस्तान की भी एक बेल्ट पानी से टच है, तो जो पानी से टच हिस्सा था ना, इसकी भी लंबाई कई बार एग्जाम में आ जाती है। ये हिस्सा मान लो ये था 1300, तो 1300, 1400, 1600। और कैसा आकार है इसका? त्रिभुज आकार। ये सबसे ज्यादा बड़ी, अपने जमाने की सबसे बड़ी बसावट थी ये। इसके टाइम पर नील नदी, जिसको आप नाइल रिवर कहते हैं ना, अफ्रीका की है, मिस्र जिसको कहते हैं नील नदी की देन है। नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदियों में आती है। जैसे एक तो है अपनी ये अमेरिका वाली, फिर नील नदी का भी नाम आता है। तो जो ये अमेज़न जो नदी है, अमेज़न हिंदी में कह देते हैं, और नील, दोनों, एक बड़ी है पानी की मात्रा और एक लंबाई के कारण। तो जो ये नील नदी है ना, ये अफ्रीका में बहती है और दक्षिण के आसपास से स्टार्ट होकर पूरा अफ्रीका क्रॉस करके लास्ट में ऊपर जाके अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, उसमें गिर जाती है। तो उसके आसपास भी लोग बसे हुए थे। तो जब ये रिसर्च हुआ तो कहा यार नील नदी के आसपास तो बहुत कम लोग फैले थे। जैसे उस जमाने के हिसाब से नील नदी के आसपास जितने थे उतने ही होते थे, हम उनसे बहुत ज़्यादा बड़े थे, बहुत ज़्यादा, हमारा फैलाव बहुत ज़्यादा था। तो ये बाद में रिसर्च किया गया कि इंडिया के आसपास जो लोग थे ना, ये ज़्यादा एरिया में फैले थे, ज़्यादा स्थलों में डिवाइडेड थे, जबकि उसी के बिल्कुल पैरेलल में नील नदी के आसपास कम एरिया कवर करते थे। और उसी के बिल्कुल पैरेलल इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। ये जो ईरान इराक की बेल्ट है ना, इसके आसपास मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये प्लस नील वाले मिला लो, उन दोनों को मिला के भी हम उनसे 12 गुना बड़े थे। तो सोचो हम कितने फैले हुए थे। ऊपर से नीचे 1400, जो टेढ़ी लाइन जाएगी 1600, और पानी का हिस्सा 1300। हमारे मुकाबले उन दोनों को ऐड कर लोगे ना, तो हम उनसे 12 गुना बड़े थे। और एक अगर से कंपेयर करोगे तो हम 20 गुना बड़े थे। इसका मतलब हम उस जमाने के सबसे एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा फैले हुए और सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिनका हर चीज़ में दबदबा था, व्यापार में भी, कृषि में भी, और घर वगैरह और ये सब। क्योंकि अब तो सब कंपेयर करते हैं ना कि भाई वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ तो सबसे पढ़े लिखे, काबिल, ताकतवर लोग, इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले, और जिनका व्यापार विदेशों तक था, वो हम थे। ये प्राउड की बात है बेटा। ये एक बेसिक सी समझ है कि कितना ज़्यादा विशाल चीज़ धरती के नीचे दबी पड़ी हुई थी। और वो 3 अलग अलग टाइम पर, 1823-26 के बीच में, 1853-56 के बीच में, और फिर मेन काम करना पड़ा 1921 के बाद। 21 में भी दबाने की कोशिश थी, वो तो जब हर साल निकलती गई ना साइट्स, तब 1924 में वर्ल्ड लेवल पे खुद बताना पड़ा। किसको? एक बड़े आदमी को, जिसका नाम क्या था? जॉन मार्शल। पहली आवाज़ जो उठाई थी वो चार्ल्स मेसन ने उठाई, दबा दी गई। कनिंघम ने कहा तो भी दबा दिया गया। इन्हीं कनिंघम को आगे जाके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुखिया बनाया गया। ये थे, इन्होंने ही बनवाया था, महारानी ब्रिटेन का जब राज चला था। और तीसरा आदमी जिसने ये बात नहीं दबाई या दबा नहीं पाए, वो थे जॉन मार्शल। मार्शल ने किस इंडियन को भेजा? DR दयाराम साहनी को। फिर ये बात इतनी बढ़ गई कि दुनिया ने कहा यार ये तो बड़े एडवांस्ड लोग थे, और इनके पास उस टाइम इतना बढ़िया सिस्टम था, इतने फैले, इतने चौड़ाई, इतनी लंबाई, पानी का सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड। तब वाहवाही हुई थी। और लेकिन तब तक बेटा हम वैसे भी अगर देखें तो आज़ादी के रास्ते पे काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे। ठीक है, चलिए आज हमने बहुत बेसिक सी बातचीत की कि क्यों सभ्यता को हमने आगे जाके खोदना बंद कर दिया। कारण 2 प्रॉब्लम, सीधे खोदेंगे तो लोग बसे हुए कहाँ जाएंगे बेचारे, और लंबवत खोदेंगे तो नीचे पानी निकल आएगा। यानी ना तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल, इसको खोद के फाइनल। फिर हमने एक रोक लगाया, बस भैया बहुत हो गया, जितना है इतने में हम लोगों को ज्ञान मिल गया। ठीक है, अगर बात करें कितने देश, तो 3। सबसे ज़्यादा साइट हमारे यहाँ है 925, और पाकिस्तान के पास 475, और अफगानिस्तान का महज 2 साइट। शहर थे बड़े लेकिन लिमिटेड थे, स्थल ज़्यादा थे, स्थल छोटे छोटे थे, शहर बड़े बड़े थे। जैसे आज भी देखें तो शहर कम है बेटा। जो आज जो शहर है ना बड़े मेट्रोपॉलिटन, वो तो बस 4 ही तो हैं भैया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये 4 ही तो बड़े मेट्रोपॉलिटन हैं। शहर तो बहुत सारे, हैदराबाद भी एक सिटी है, बढ़िया सिटी है, बेंगलुरु भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन बड़े कहें जो कभी, जहाँ बहुत सारे बिजनेस और आना जाना और ये बहुत फ्रीक्वेंट बसेस हैं, टर्मिनल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, सब कुछ है, तो वो 4 ही मेन है। इसी तरह से ये थे।
ठीक है। और अपनी बात करें तो अपने कितने राज्यों में, 7 में। ऊपर से स्टार्ट कर दो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, हरियाणा के दोनों तरफ, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ यूपी, राजस्थान के नीचे चले जाओ मैप में गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। इसका मतलब सबकी सीमाएं लगती हैं कहीं ना कहीं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और गुजरात और महाराष्ट्र, सबको देखो ध्यान से, मैप में सब टच करते हैं। कितने हुए ये, 7। फिर इसमें ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, नीचे महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद, यूपी की बात करें तो आलमगीरपुर, वहां चले जाएं पाकिस्तान तो सूत का गेंडौर। कितनी चौड़ाई, ज्यादा 1600, लंबाई 1400, पानी की पट्टी के साथ 1300। ठीक है। आकार कैसा, त्रिभुजाकार। किन दो सभ्यताओं से ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा काबिल, एक तो नील नदी वाली मिस्र की, इजिप्ट की, अफ्रीका की, और एक मेसोपोटामिया की। पहले इजिप्ट वाली है, फिर मेसोपोटामिया, फिर हम थे। उनके मुकाबले दोनों को ऐड कर लो और हमें अकेले को खड़े कर लो, 12 गुना बड़े थे उन दोनों को मिला के। और उनमें से एक से कंपेयर करें तो 20 गुना बड़े थे। और ये तो तब है जब हमने खोदना बंद कर दिया। वो तो जितना खोद सकते थे उन्होंने खोद लिया, हमने कहा यार बहुत हो गया बस इतने में। तब भी हम बड़े थे उनसे, बहुत एडवांस्ड। ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा नोट्स मैंने पीडीएफ फाइल लगवा दी, उसमें मैं बहुत सारी चेंजेस कराऊंगी। अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मैं पढ़ाऊंगी कैसे। ये देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, ये सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें। ये मैंने देखो, अब तुम्हें पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैंने मैप तक बना के सारे साइड्स। अब बेटा कहने को तो ये मैप हर जगह मिल सकता था, लेकिन मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे अपने हाथ से सब चीज़ें बनानी है। तो देखो मैंने मैप में साइड्स बनाई है, तो फनी सा क्योंकि उतना प्रॉपर मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना बेटा तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने खुद ना हर चीज़ को लिखा है पहले, और तभी मैं तुम्हें कह रही हूँ। अब जैसे देखो मैंने नदियाँ तक ड्रॉ की थी जब नोट्स बनाए। 3 नदियां मैंने नाम लिया ना, जैसे सिंधु का और सरस्वती गंगा, शायद आज नहीं बताया आपको, ये बताऊंगी कल। तो मैंने इनको ना याद की, मुझे कैसे याद रहे कि किस नदी के किनारे, तो मैंने सिंधु ड्रॉ की, कुछ साइड्स बनाए वहाँ। फिर ड्रॉ की सरस्वती, वहाँ ज्यादा बिंदु लगाए, मतलब ज्यादा साइड्स मिले। फिर यहाँ पे गंगा, तो इक्के दुक्के साइड्स। अब कहने को तो मैं इस बात को लिख सकती थी, लेकिन मैंने ड्रॉ किया बेटा, क्योंकि मैं जानती थी कि पिक्चर देखते मेरे दिमाग में आएगा कि सबसे ज्यादा साइड कहाँ, तो सरस्वती के आसपास, लेकिन स्टार्टिंग की साइड कहाँ, तो सिंधु। कम जानकारी किसकी, गंगा की। ठीक है। फिर ऐसे मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं अपना। ये ना नोट्स बनाए जाते हैं जगह जगह। देखो मैप, जैसे एक शॉर्ट सा मैप बना दिया, बहुत छोटा सा, जहां मुझे दिखाना था ये पाकिस्तान की बेल्ट। भाई पाकिस्तान में भी तो स्थल मिले ना, तो मैंने ड्रॉ करके इंडिया का मैप, छोटा सा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास फिर मैंने 3 इलाके दिखा दिए इनके। क्या क्या, एक पंजाब का, एक सिंध का, एक बलूचिस्तान। अब जैसे मेरे दिमाग में ये मैप है कि ऊपर जो है ना वो पंजाब का इलाका है, उसके नीचे अपना सिंध का इलाका है, हमारे गुजरात राजस्थान के पास, उनका पंजाब, हमारा पंजाब कश्मीर वाला हिस्सा, और फिर उन दोनों से टच है उनका बलूचिस्तान, जहाँ की मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो ये छोटा सा मैप बनाया। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि जब पढ़ते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैंने अफगानिस्तान के साइट्स लिखे, पाकिस्तान के लिखे, अपने सारे शहर इनके नाम लिखे जो मैंने अभी आपको दिखाए। फिर ऐसे त्रिभुजाकार, ये सब मैंने ड्रॉ किया है बेटा, ऐसे ही याद नहीं होता, ये ना मेहनत है। कोई भी आदमी जब आपको दिखता है ना यार इसने बड़ा सीखा है, तो ऐसे कोई नहीं सीखता बेटा। जितने टीचर्स जहाँ पढ़ा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे और अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं 100% श्योर उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी बेटा, हर टीचर ने। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, एक एक शब्द को मैंने खुद लिखा है बैठ के, और इसमें मुझे घंटों 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 लग गए। फिर हर एक साइट के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स, फिर जब पढ़े तो फिर उनकी ड्राइंग बना बना के जो इंपॉर्टेंट थे वो देखो कलर से, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मैंने इसमें अपने कलरफुल की भाई ये मुझे याद रखने हैं। जैसे मुझे कोई एग्जाम थोड़ी देना था बेटा, लेकिन फिर भी मैंने पहले भी नोट्स बना रखे थे। ऐसे हर चीज़ को ना, अब मैं तुम्हें भी, ये जो मेरे नोट्स है ना, भाषा किताब की है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मैं ऐड करवाऊंगी। जो PDF अभी लगी मिलेगी ना तुम्हें, उसमें बहुत कुछ मैं नई नई चीजें लिखवाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ इनको कहा कि मेन सा कच्चा सा काम कर दो कि भैया हाँ ठीक है PDF बना दी, जो नोट्स तुम लोग पढ़ लो, लेकिन उसमें अपने नोट्स का एडिशन मैं कराऊंगी। पर बेटा उस PDF से काम नहीं चलेगा जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे। मैंने तुम्हें इसीलिए दिखाया, ऐसे ऐसे मेरे पास 7-8 रजिस्टर भरे हुए हैं, पूरे ये पूरे भरे हुए हैं, इनमें मैंने मेहनत कर रखी है। ये मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं सीखना, लेकिन अपने लिए तो सीखना है ना। जब एक बार ठान लिया कि यार एंशिएंट इंडिया करना है, तो फिर ऐसा करना है कि नंबर ना कटे। ठीक है। अभी आज से कुछ नहीं करना, पर अपना एक अच्छी सी कॉपी और एक पेन बना लो, क्योंकि कल से जो हम चीज़ें पढ़नी स्टार्ट करेंगे ना, उनको फिर मैं यहाँ से पढ़ा के, और फिर तुम लोग उस पर नोट्स पे भी काम करना अपना। और मैं जो अपनी बुक पढ़ाऊंगी ना बेटा, जो मैं इसमें से PDF जो तुम्हें दिलवाऊंगी, इस PDF में भी मैं बहुत कुछ ऐड करवा दूंगी अभी अपने टाइपिस्ट के पास बैठ के। जैसे मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ, जैसे मेरी बुक है ये, मैंने ही बनाई है ये बुक, लेकिन इसमें बहुत कुछ मैंने बाद में ऐड किया। जो जो जैसे जैसे पढ़ती गई, नई नई चीज़ें मिली, नई नई चीज़ें ऐड करती गई। मैंने बहुत कुछ अपनी ही किताब में ऐड किया। ये सब मैं PDF में आपको डलवा दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो देखो इस तरह से सारा, तो ये सब चीज़ें मैं आपको करवा के दूंगी। ठीक है। पर पढ़ना आपको पड़ेगा बेटा। कल वाली क्लास आ गई है, वो कह रहे थे कुछ बच्चे मैसेज था कि कल वाली क्लास नहीं हुई,
तो ये लाइव क्लास है या रिकॉर्ड? बेटा ये लाइव क्लास चल रही है अभी। आज 10 सितंबर 2024 को रात के 10 बज गए हैं और मैं लाइव पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हाँ बेटा जीएस में कराऊंगी, वो आपके हर एग्जाम में काम आएगी, वो सीजीएल में भी काम आएगी अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आया तो, वो आपके सीएचएसएल में जहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वहाँ काम आएगी। नोट्स बेटा तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे, मैं तुम्हें पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें दे दूंगी, उससे फिर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ बेटा पीएससी में बेस का काम जरूर करेगी। मैंने क्या कहा, हर पेपर में बेस का, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगी क्लासेस। इसके बाद तुम किसी किताब को उठा के पढ़ लेना, किसी भी राइटर की, तुम्हें उसका 99% हिस्सा आता मिलेगा। ज्योग्राफी बेटा मेरा फील्ड अब नहीं रहा, एक टाइम पे मैं ज्योग्राफी पढ़ाती थी, अब बहुत दिनों तो 10 साल हो गए ज्योग्राफी उठाए, अब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा सकती ना, मुझे फिर उस पर 2-3 साल काम करना पड़ेगा तब पढ़ाऊंगी। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं अब। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, गुड नाइट। और जोर शोर से तैयारी करना अपना, ऐसा ना हो टाइम पास करो। आज के नोट्स नहीं बनाने, अब तो मैं बहुत रफ समझा रही हूँ, कल से मैं बताऊंगी कि किस तरह से काम करना है नोट्स पर। चलो गुड नाइट।